गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो लघु तरंगों के रूप में धरातल पे आती हैं और दीर्घ तरंगों के रूप में हमारे धरातल से वापस लौटती हैं। आने और जाने के दौरान इसमें बहुत सारे तापमान का परिवर्तन होता है। कुछ ताप धरातल पे ही रह जाता है, बाकी का सारा परावर्तित हो जाता है। हमारे धरातल पे जो ताप आता है, रुकने के कारण ही हमारे भूमंडल पे एक संतुलन बना रहता है ताप का, जिसके द्वारा जैविक और अजैविक क्रियाएं कार्य करती हैं। इन्हीं के बारे में कि सूर्य ताप जब आता है तो सूर्य ताप किसी क्षेत्र को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, किस कारण मिलता है, इन सब के बारे वही उसके सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों में आ जाते हैं। तो सबसे पहले सूर्य की किरणों का आपतन कोण। देखिए, भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने के कारण उन्हें बहुत क्षेत्र में फैलना पड़ता है, और फैलना पड़ेगा तो ताप भी डिवाइडेड हो जाएगा, तो इस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर कम मिल पाता है और वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। जबकि वही स्थिति अगर हम बात करें किस पे, भूमध्य रेखा पे, तो भूमध्य रेखा पे स्थिति ये होती है कि वहाँ पे बिल्कुल सीधी आती है, कम क्षेत्र कवर करना पड़ता है, डायरेक्ट आती है तो हीट ज़्यादा मिलती है। इसी कारण वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा ताप की प्राप्ति होती है। तो सूर्य की किरणों का जो आपतन कोण है 90 डिग्री जहाँ अधिकतम होता है, वहाँ सूर्य ताप भी क्या होगा, अधिकतम होगा। देखिए, अब अगर आपतन कोण जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो आपतन कोण के लिए ये हमारा ग्लोब है और ये हमारी है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, फिर ये 23.5 डिग्री, फिर ये 66.5 डिग्री, और ये 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध। ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिण में, 66.5 डिग्री दक्षिण में, और 90 डिग्री साउथ उल्टा। अब आपतन कोण कैसे निकालता है, हमारे पूरे ग्लोब को 90 डिग्री, 180 डिग्री में से 90 ऊपर और 90 नीचे, 180 प्लस एक ये लाइन जोड़ लें तो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। लेकिन अभी हम इन अक्षांश रेखाओं के बारे में नहीं, आपतन कोण। मान लीजिए हमारे 90 डिग्री का मान निकालना है, हमें उत्तरी गोलार्ध का निकालना है या दक्षिणी गोलार्ध का है, तो भूमध्य रेखा का मान कितना है, 0। आपतन कोण कितना है, 90। तो मान लीजिए 90 में से हम बात करें 0 डिग्री का, 90 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 90। इसका मतलब पूरी की पूरी तरह हमें सूर्य का ताप प्राप्त हो रहा है, गर्मी है। लेकिन इसके अपोजिट बात करें तो हम बात करें, हम 90 डिग्री का ही तो कोण बना रहा है अर्धगोलार्ध में, और 90 डिग्री मान किसका आ रहा है, मान लीजिए ग्लोब है, तो ग्लोब पे ये मान कितना है, 90, और 90 को 90 पे माइनस करेंगे तो 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब टेम्परेचर माइनस में हो गया है। या कुछ और। तो इस तरीके से हम किसी भी क्षेत्र का आपतन, अगर मान लीजिए 0 आ गया तो हमारा 0 पे जाके चीज़ क्या होने लगती है, जमने लगती है। इसी वजह से वहाँ पे बर्फ़ के रूप में हमें जल दिखाई देता है। और भूमध्य रेखा पे 90 माइनस 0 किया तो उल्टा हो गया, पूरा 90 आ गया, इसका मतलब वहाँ पे मान क्या रहेगा, हमारा आपतन कोण 90 डिग्री। अब इसमें हम ये भी सीख सकते हैं कि मान लीजिए हम 0 डिग्री की 23.5 डिग्री का तुम्हें निकालना है, तो 90 माइनस 23.5 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। तो इसका आपतन कोण क्या हो जाएगा, 66.5 डिग्री, मतलब और सूर्य ताप की मात्रा पहले की अपेक्षा थोड़ी कम। तो ऐसे ही हमें 90 डिग्री में से माइनस करके हम पता कर सकते हैं उस क्षेत्र का आपतन कोण कितना है। देखिए, ग्रीष्म अयनांत के समय, ग्रीष्म मतलब ग्रीष्म ऋतु, मकर रेखा पे सूर्य की किरणों का आपतन कोण कितना होगा, अगर हमें गर्मियों में निकालना है। तो मान लीजिए हम गर्मियों ग्रीष्म अयनांत की बात करें तो हम भारत में क्या पढ़, हम भारत की स्थिति के अकॉर्डिंग चलें तो भारत में क्या पड़ रही होगी, गर्मी। तो सूर्य उत्तरायण होगा। देखिए, ग्रीष्म अयनांत मतलब कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमक रहा है, और ये कब होती है स्थिति, 21 जून को। अगर सॉरी, इस स्थिति में जब आपतन कोण आपको ज्ञात करना है, तो मान लीजिए ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, 0 डिग्री 90 डिग्री पे 21 जून को, डेट एग्जैक्टली 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी चमकती हैं। सीधी चमकेंगी तो भारत में क्या होगी, उस समय गर्मी पड़ेगी। उस गर्मी के कारण ही हम स्थिति आपतन कोण का मान निकाल रहे हैं। देखिए, 90 डिग्री पूरा मान है। इस ग्लोब की अगर स्थिति की बात करें तो ग्लोब में ये वाला हिस्सा 90 डिग्री और नीचे जाएंगे दक्षिण में 90, तो अभी हम 90 का मान निकाल रहे हैं उत्तरी गोलार्ध का। 90 आपतन कोण निकालना है, 90 90 माइनस 23.5
प्लस 23.5 कितना हो गया 47 बचेगा। 23.5 करेंगे उनको जोड़ के 90 में से माइनस कर दीजिए। तो हमारा जो आपतन कोण निकलेगा वो 90 माइनस 47 43 डिग्री आपतन कोण निकलेगा। 23.5 कैसे कि 23.5 उत्तरी गोलार्ध और 23.5 दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें उसके आधार पर निकाल रहे हैं हम कोण का मान, सिर्फ उत्तर का नहीं निकाल रहे, दोनों का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी क्षेत्र का आपतन कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ग्रीष्म अयनांत 21 जून को, शीत जब सर्दियों में मकर रेखा पे 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें एकदम सीधी चमकेंगी। बसंत विषुव कहते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे रूप से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे चमकती हैं। ठीक है, ये इसका अयनांत। और आपतन कोण निकालने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया, जितना डिग्री हो 90 में से माइनस कर दीजिए तो वो उसका क्या हो जाता है, आपतन कोण हो जाता है। दूसरी अवस्थिति जो डिपेंड करती है वो दिन की अवधि। दिन की अवधि भी सूर्य ताप को प्रभावित करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है, इसी कारण दिन और रात की अवधि में भी अंतर होता है। तो दिन रात की जिस जगह दिन जितना ज़्यादा लंबा होगा वहाँ पे ताप ज़्यादा मिलेगा, जहाँ दिन छोटा और रातें लंबी होंगी वहाँ ताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। दूसरा है तीसरी चीज़ बात करेंगे वायुमंडल की पारदर्शिता। देखिए भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत चमकती है, एक तो 23 मार्च को बताया था और अपने 21 मार्च और 22 मार्च के पास, और 23 सितंबर 22 और 23 सितंबर डेट चेंज हुई। उस समय ये सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे सीधी चमकती हैं, और जहाँ सूर्य की किरणें सीधी चमकेंगी ताप वहीं ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मैं आपको पिछले चैप्टर्स में समझा चुकी हूँ कि चाहे सूर्य की किरणें वहाँ पे भूमध्य रेखा पे एकदम सीधी पड़ रही हैं, ताप भी ज़्यादा, लेकिन वहाँ जलीय स्थिति ज़्यादा होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो वर्षा के संघनन की प्रक्रिया के कारण वहाँ बारिश होगी, और बारिश होने से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बजाय भूमध्य रेखा के पास 0 डिग्री पे अधिक तापमान मिलने के 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य सर्वाधिक तापमान पाया जाता है उपोष्ण अयनवर्ती क्षेत्रों में, या हम कहें कर्क रेखा या मकर रेखा के आसपास। ठीक है, अगला है इसमें सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी। पृथ्वी का परिक्रमण पृष्ठ अंडाकार होने के कारण सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी में अंतर आता है। जुलाई के महीने में, जुलाई का कितनी तारीख होगी, तो डेट हमें आपको पता होनी चाहिए कि किस डेट को होता है। तो हमारा होता है 4 जुलाई की बात करेंगे, जुलाई में तो डेट है 4 जुलाई जो सबसे दूर रहता है, और 3 जनवरी को सूर्य हमारे सबसे निकट होता है। तो जब दूर होता है तो उसे कहते हैं हम अपसौ, इसे अपसौ, और जब हमारे नज़दीक होता है तो उसे कहते हैं उपसौ। डेट आपको याद रखनी है 4 जुलाई और 3 जनवरी। इस प्रभाव से सूर्य की मात्रा में केवल 7% का अंतर आता है ताप में। पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव के कारण यह प्रभाव नगण्य हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इस स्थिति के प्रभाव से शीतकाल में 7% टेम्परेचर की कमी हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म में 7% की वृद्धि। मतलब सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सूर्य जब दक्षिणायन होगा तो टेम्परेचर दक्षिण की ओर बढ़ जाएगा। जैसे इन दिनों हमारे यहाँ ठंड शुरू हो गई, इसका मतलब सूर्य अब दक्षिणायन है। अगला कारक है स्थल व जल का स्वभाव। इसमें स्थल, अगर मान लीजिए स्थलीय क्षेत्र ज़्यादा होगा तो देर में गर्म होगा, देर में ठंडा होगा, लेकिन स्थलखंड ठोस होने के कारण जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। तो जितना जल्दी गर्म हो जाएगा उतनी तेज़ी से ताप को अपने अंदर ले लेगा। नेक्स्ट है हमारा सौर कलंक। सूर्य की धरातल पे सौर कलंक अर्थात हल्के धब्बे पाए जाते हैं जो चुंबकीय ऊर्जा से युक्त होते हैं। सौर कलंकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जिसका प्रभाव चुंबकीय विकिरणों पर पड़ता है, जिससे सूर्य का तापमान भी प्रभावित होता है। सूर्य ताप को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक वायुमंडल की पारदर्शिता भी है, कि कितने क्षेत्र को पार करके वो वहाँ पहुँच रहा है। अब पारदर्शिता कैसे देखिए, वायुमंडल कैसे गर्म होगा। सौर विकिरणों द्वारा पृथ्वी की सतह सबसे पहले गर्म होती है, तत्पश्चात सतह के संपर्क में आने वाली वायुमंडल सर्वाधिक गर्म होता है। वायुमंडल सौर विकिरणों में लघु तरंगों के रूप में अल्प मात्रा में ही 1.5% या 15% गर्म कर पाती है। ये ऊष्मा किसके द्वारा सोख ली जाती है, धूल के कण हैं, जलवाष्प है, गैसों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। दूसरी प्रक्रिया काम करती है इसमें संचालन। किसी भी वस्तु में पदार्थों के अणुओं द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, एक से दूसरे में। जैसे अपन कहते हैं ना कि गर्म तवे पे हमने उंगली जैसे ही टच करती है हम तेज़ी से, हमें हमारा मस्तिष्क को सूचना मिलती है, हम कहते हैं
लेकिन जब हम चम्मच को गर्म करते हैं तो चम्मच ठोस होती है, एक कण गर्म होगा तुरंत वो दूसरे को ताप कन्वे करेगा, दूसरा तीसरे को। लेकिन जल में क्या होता है, नहीं, कण आपस में सटे ना होकर दूर दूर होते हैं। इस वजह से पहले एक कण गर्म होता है, फिर वो धीरे धीरे गर्म होकर दूसरे कण के पास तक पहुंचता है, फिर दूसरे को ताप देता है। तो इस प्रक्रिया में टाइम लगता है, इसलिए पानी को गर्म होने में समय लगता है। गर्म इस धरातल के संपर्क से वायुमंडल की निचली परतें तापमान ग्रहण करती हैं। इस प्रक्रिया से वायुमंडल अल्प मात्रा में गर्म होता है, क्योंकि वायु ऊष्मा की पूर्णतः सुचालक नहीं होती है। विकिरण, कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर ऊष्मा तरंगें प्रसारित करती है, जिसे विकिरण कहते हैं। इन विकिरणों से वायुमंडल सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इनसे भी सर्वाधिक पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगों द्वारा, बजाय सूर्य से जो किरणें आती हैं वो हमारे धरातल को गर्म नहीं करती, लेकिन धरातल से जब वो वापस लौटती हैं तब उस समय हमारा धरातल ज़्यादा गर्म होता है। पार्थिव विकिरणों का 90% भाग ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगर बादल अधिक होंगे तो अवशोषण भी अधिक होगा, जबकि और साफ आकाश हुआ तो जो टेम्परेचर है वो वापस लौट जाएगा। नेक्स्ट है संवहन। धरातल के निकट की वायु गर्म होकर फैलती है। देखो, गर्म होकर हल्की होगी, हल्की होकर ऊपर जाएगी तो फैलेगी और ऊपर उठती है। इसके स्थान ग्रहण करने के लिए ऊपर की जो ठंडी हवा है, क्योंकि देखिए 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, तो इसका मतलब जो ठंडी है वो भारी होगी, भारी चीज़ नीचे आएगी, हल्की ऊपर जा रही है। तो ऊपर की ठंडी वायु नीचे का स्थान घेरने के लिए आती है। इस परिणाम स्वरूप वायुमंडल वायु का ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर से नीचे, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर से नीचे, नीचे संवहन कहलाता है। इस प्रक्रिया से वायुमंडल अंशतः गर्म होता है, कम मात्रा में। एक होता है संपीड़न। वायुमंडल की ऊपरी परतें निचली परतों पर दबाव डालती हैं, जिससे संपीड़न बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप निचली परतों का तापमान अधिक हो जाता है। जब उस पर दबाव डालेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। वाष्पीकरण और संघनन की क्रियाओं के दौरान विमुक्त ऊष्मा से भी वायुमंडल अंशतः गर्म होता है। सूर्य ताप को जो मापने का इंस्ट्रूमेंट है वो है पाइरोहेलियोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किससे नापा जाता है।